नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। जैसा कि हम लोग पेट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। पेट का सिलेबस का हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें पांचवा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। मौर्य साम्राज्य इतिहास। इसके इतिहास में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखें। मौर्य साम्राज्य कब से कब तक व्याप्त था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। देख लेते हैं इसके परिचय के बारे में। परिचय देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला सबसे बड़ा और संगठित साम्राज्य था। ठीक है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर की थी। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में प्रशासनिक एकरूपता और सांस्कृतिक प्रगति का एक स्वर्णिम काल माना जाता है। ठीक है। इसका मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इसकी स्थापना किए थे। किसको हराकर? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर। ध्यान में रखिएगा इस लाइन को। प्रमुख शासक एवं कालक्रम देख लेते हैं। कौन कौन से शासक हुए, उनका कालक्रम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। बिंदुसार 298 से लेकर 273 के आसपास। अशोक ने 273 से लेकर 232 के आसपास, 32 ईसा पूर्व के आसपास तक शासन किया। बृहद्रथ 187 ईसा पूर्व से लेकर 185, 2 साल इनका रहा, अंतिम शासक थे। ठीक है। अब प्रमुख शासक और उनके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। इनके बारे में देख लेते हैं। उपनाम में पहचान। यूनानी लेखक एरियन स्ट्रेबोजस्टी ने इन्हें सेंड्रोकोटस कहा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जिसकी पहचान सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस कहा। विशाख दत्त कृति प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस में इनके लिए ब्रिसल निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग हुआ है। ये वाला लाइन देख लीजिएगा। विशाख दत्त कृति प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस में इनके लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। ब्रिसल शब्द मतलब निम्न कुल में उत्पन्न। ब्रिसल किस लिए प्रयोग किया गया? किसके लिए? निम्न कुल में उत्पन्न किसके लिए प्रयोग किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। सेलुकस से युद्ध देख लेते हैं। 305 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर को पराजित किया। संधि के उपरांत सेलुकस ने अपनी पुत्री कार्लेनिया, जिनका उपनाम हेलेना था, का विवाह चंद्रगुप्त से किया और उपहार स्वरूप 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान उसे सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए। ठीक है, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को उपहार में दिए। ध्यान रखिएगा कौन कौन से जो साम्राज्य हैं, प्रांत हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपे गए थे सेलुकस निकेटर द्वारा। तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। मेगस्थनीज यह सेलुकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। इसने इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सामाजिक जीवन का सुंदर विवरण मिलता है। इंडिका जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? सेलुकस मेगस्थनीज है। ये किसके राजदूत थे? सेलुकस के। कहाँ, किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये लाइन ध्यान से याद करिए, एग्जाम में पूछता है। जीवन का अंत। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी थे। ठीक है। इन्होंने जैन गुरु भद्रभाव से दीक्षा ली और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है। जैन धर्म के अनुयायी थे। पूछ देता है चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के। किससे दीक्षा लिए थे? भद्रभाव से दीक्षा लिए थे। बिंदुसार, अब बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व। उपनाम इन्हें अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। ठीक है ना। वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। किनको? बिंदुसार को। ठीक है। इनको अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। विदेशी संबंध। सीरिया के शासक एंटियोकस वन से बिंदुसार ने मदिरा, शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। सीरियाई शासक ने दार्शनिक के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं स्वीकार की और डायमेकस नामक राजदूत भेजा। मिस्र के राजा टालमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायनियोसियस नामक राजदूत भेजा। ठीक है। एंटियोकस जो है, सीरिया के शासक एंटियोकस थे। बिंदुसार ने इनसे सूखे अंजीर, मदिरा, शराब, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की मांग की थी। लेकिन सीरिया के शासक जो थे, दार्शनिक के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं स्वीकार कर लिए और डायमेकस नामक राजदूत भी भेजा।
मिस्र के राजा टालमी जो थे, टालमी सेकंड फिलाडेल्फस, डायनियस नामक राजदूत कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है। धार्मिक संप्रदाय, यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार किसके अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के। इस संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। किसने किया था? मखली पुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना। प्रांतीय विद्रोह, इनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 बड़े विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। ठीक है। अशोक महान, अशोक के बारे में देख लेते हैं। यही मेन जो टॉपिक है आपके पेट का है, तो इस पर अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। 273 से 232 ईसा पूर्व प्रारंभिक पद, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है। उपाधियां देख लेते हैं। इन्हें अभिलेखों में देवनापिय पियदस्सी देवताओं का प्रिय कहा गया है। मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के अभिलेखों में इनका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। इस लाइन को याद कर लीजिएगा। मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के अभिलेख में इनका नाम, वास्तविक नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन कहा गया है। ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है। इनका जो मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के अभिलेख में इनका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। एग्जाम में पूछ देता है। कलिंग युद्ध के बारे में देख लेते हैं। 261 ईसा पूर्व अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस भीषण युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने भेरी घोष युद्ध को त्याग कर धर्म घोष शांति और धर्म की नीति अपनाई। ठीक है। इसका वर्णन जो धर्म घोष नीति है, इसका वर्णन किसमें? 13वें शिलालेख में है। तो कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष युद्ध की नीति को त्याग कर धर्म घोष की नीति अपनाई थी अशोक ने। बौद्ध धर्म, अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व शैव शिव के उपासक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। ठीक है। तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका प्रचार करने, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। अशोक के शिलालेख के बारे में देख लेते हैं। शिलालेख और अभिलेखों के बारे में। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को सीधे संदेश दिया। यह प्रेरणा उसे ईरान के शासक डेरियस प्रथम, दारा प्रथम से मिली थी। ठीक है। खोज 1750 में पाद्रेटी फेंथलर ने दिल्ली मेरठ स्तंभ की खोज की थी। सर्वप्रथम पाठन किसने किया था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के अभिलेखों ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़े थे कौन? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। सबसे पहले खोज किसने किया था? पाट्रेदी फेंथलर ने 1750 में। एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। भाषा और लिपि का विभाजन देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि, ये जो जितने भी लिपि हैं पूछते हैं। ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। भारत में जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आपको, जितने भी पॉइंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखते रहिएगा। सभी को एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ से पढ़ रहे हैं, एक बार पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ब्राह्मी लिपि, भारत में प्राप्त लगभग सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि कहाँ कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं लिखी जाने वाली में है। ठीक है। खरोष्ठी लिपि, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम शहबाज गढ़ी मनसेहरा से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की तरफ, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। ग्रीक और अरमाइक लिपि जो है, देख लेते हैं इनके बारे में। अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख जैसे सर ए कुना द्विभाषी यानी ग्रीक और अरमाइक लिपि में मिले हैं। ठीक है ना। ये जो अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख हैं बहुत सारे, वो द्विभाषा में लिखे गए हैं, यानी ग्रीक और अरमाइक जो दोनों भाषा हैं इनमें लिखे गए हैं। तो उसमें से एग्जांपल एक है सर ए कुना, ये द्विभाषी में लिखा गया। ठीक है। मुख्य 14 शिलालेख और उनके विषय। जो 14 शिलालेख हैं, जो मुख्य 14 शिलालेख थे, उनके बारे में देख लेते हैं क्या है। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे। तो पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा तथा समारोहों पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। दूसरा शिलालेख है मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था और दक्षिण के राज्यों चोल, पांड्य और सत्यपुत्र की चर्चा। ठीक है। तीसरा अभिलेख में देखते हैं क्या है।
राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश। ठीक है, तीसरे में 5वें वर्ष पर दौरे पर जाने का आदेश है। चौथा शिलालेख देखते हैं। भेरी घोष नीति की जगह धम्म घोष नीति की घोषणा। कलिंग युद्ध के बाद जो घोषणा हुई थी, भेरी घोष युद्ध नीति की जगह पे धम्म घोष नीति की घोषणा की गई थी, वो चौथे अभिलेख में मिलता है। ठीक है, 10वां शिलालेख में देखते हैं क्या है। आदेश की राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 10वें अभिलेख में है कि राजा और उच्च अधिकारी जो है हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वां शिलालेख में क्या है। धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल, धम्म के तत्वों की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या की उसमें दिया गया 11वें में। 13वें में देख लेते हैं। कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन है। अशोक का हृदय परिवर्तन और 5 एवं राजाओं के नाम जहां धम्म प्रचारक भेजे गए। ठीक है, 13वें में क्या है, कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन है। पूछता है, फ्रिक्वेंटली पूछने जाने में 13वां शिलालेख है। ठीक है, 14वां देख लेते हैं। अशोक ने जनता को धर्म और सदाचार जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। सदाचारी जीवन जो है बिताने के लिए प्रेरित किया था। महत्वपूर्ण स्तंभ लेख एवं ताम्रपत्र के बारे में देख लेते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसे बाद में सम्राट अकबर ने इलाहाबाद प्रयाग के किले में स्थापित कराया। इस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और मुगल बादशाह जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। यह मौर्य, गुप्त और मुगल तीनों का संगम है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, प्रयाग स्तंभ लेख जो है यह मौर्य, गुप्त और मुगल तीनों का संगम है। इस पे तीनों जो शासन साम्राज्य के बारे में दिया गया। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, इन दोनों स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक क्रमशः टोपरा और मेरठ से दिल्ली लेकर आया। ठीक है, टोपरा और मेरठ से दिल्ली लेके आया गया था। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। रुकमनदेही स्तंभ लेख, यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा पूछ देता है, जो नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। कहाँ है स्थित है, लुम्बिनी में। इससे ज्ञात होता है कि अशोक ने बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण वहां का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। लुम्बिनी जो है क्या है, बुद्ध की जन्मस्थली है, इसके कारण क्या कर दिए अशोक ने, यहाँ जो धार्मिक कर है जिसे बलि बोला जाता था वो माफ कर दिया गया था। भू राजस्व घटाकर 1/8 भाग कर दिया। यह मौर्य काल का एकमात्र आर्थिक अभिलेख है। ठीक है ना, रुकमनदेही अभिलेख है जो सबसे छोटा अभिलेख भी है और एकमात्र आर्थिक अभिलेख है। ध्यान दीजिएगा। कौशाम्बी अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। ठीक है, रानी का अभिलेख किसे बोलते हैं, कौशाम्बी अभिलेख को, इसे याद कर लीजिएगा। महास्थल बंगाल और सोहगौरा गोरखपुर ताम्रपत्र, इसमें मौर्य काल में पड़े भीषण अकाल या सूखे के समय राज्य द्वारा जनता को दिए जाने वाले अनाज और राहत कार्यों का विवरण है। ठीक है, महास्थान और सोहगौरा वाले ताम्रपत्र में क्या है, मौर्य काल में पड़े अकाल के बारे में दिए जाने वाले राहत कार्यों का विवरण है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य प्रशासन पूर्णतः केंद्रीकृत था। इसका सर्वोच्च अधिकारी स्वयं सम्राट होता था। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत 7 अंगों का प्रतिपादन किया, जिसमें कौन कौन से हैं 7 अंग। स्वामी राजा, अमात्य मंत्री, जनपद क्षेत्र प्रजा, दुर्ग किला, कोष धन, दंड सेना और मित्र। ये 7 हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, ये 7 जो हैं अंग हैं, सिद्धांत हैं, सप्तांग सिद्धांत हैं। प्रशासनिक अधिकारी तीर्थ कुल संख्या कितने हैं, 18 हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं। समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान, आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता, राजकोषीय कोषाध्यक्ष। पुरोहित, प्रमुख धर्माधिकारी एवं प्रधानमंत्री। सेनापति, सैन्य विभाग का सर्वोच्च प्रधान। ठीक है, प्रदेष्टा, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर। व्यवहारिक, धर्मस्थायी दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो इसे दोबारा देख लेते हैं। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, इनके बारे में। अधिकारी विभाग उनके प्रशासनिक पद। तो समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान,
आय का संग्रह करता है। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, पुरोहित, प्रमुख धर्माधिकारी और प्रधानमंत्री। सेनापति, सैन्य विभाग का सर्वोच्च प्रधान। प्रदेष्टा, कंटक शोधन, फौजदारी न्यायालय और न्यायाधीश, कमिश्नर। ठीक है। व्यवहारिक, धर्मस्थाई का प्रमुख न्यायाधीश। ठीक है। नायक, युद्ध क्षेत्र में सेना का कुशल नेतृत्व करने वाला अधिकारी। धम्म महामात्र, समाज में नैतिकता बनाए रखने और धर्म का प्रचार करने वाला अधिकारी। प्रमुख अध्यक्ष, विभागीय प्रमुख देख लेते हैं। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष, मापतौल और बाटों का नियंत्रण विभाग का अध्यक्ष जो होता था, पौतवाध्यक्ष बोला था। लक्षणाध्यक्ष, सिक्के जारी करने वाले कटसाला विभाग, टकसाल विभाग का अध्यक्ष। सिक्कों का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। ठीक है। लक्षणाध्यक्ष कौन है? लक्षणाध्यक्ष सिक्के जारी करने वाले टकसाल विभाग का अध्यक्ष। ठीक है ना। अकार अध्यक्ष, खान माइन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। उपाध्यक्ष, वन तथा वनों से प्राप्त होने वाले संपदा का अध्यक्ष। ठीक है। प्रांतीय विभाजन के बारे में देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए 5 बड़े प्रांतों में बटा था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। प्रांतों का शासन कुमारामात्य या आर्यपुत्र शाही परिवार के राजकुमार संभालते थे। ठीक है। कौन कौन से प्रांत हैं, राजधानियां क्या थी, उनके बारे में देख लेते हैं। उत्तरापथ जो प्रांत था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती जो प्रांत था उसका उज्जैनी राजधानी था। कलिंग का तोसली था। दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी था। प्राची पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र था। ठीक है। स्थानीय इकाइयां, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ठीक है। जिसका मुखिया ग्रामिक कहा जाता था। 10 ग्रामों के शासन को संभालने वाला मध्यवर्ती अधिकारी गोप कहलाता था। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। न्यायालय, मौर्य काल में मुख्यतः दो प्रकार के न्यायालय कार्यरत थे। पहला था धर्मस्थाई या दीवानी न्यायालय, कंटक शोधक फौजदारी न्यायालय। ठीक है। पहला धर्मस्थाई या दीवानी न्यायालय, कंटक शोधक फौजदारी न्यायालय, 2 टाइप के न्यायालय थे। आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति, सीता भूमि, सरकारी अथवा राजकीय नियंत्रण वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। देवमात्रिक, वह अत्यंत उपजाऊ भूमि जो बिना वर्षा के अच्छी खेती देने सक्षम थी। मुद्रा व सिक्के देख लेते हैं। मौर्य काल का मुख्य राजकीय मुद्रा पड़ थी, जो चांदी की बनी होती थी। ठीक है। तांबे के छोटे सिक्कों को मासक या काकड़ी कहा जाता था। चांदी के जो सिक्के थे उनको पड़ कहा जाता था। तांबे के जो सिक्के थे उसको मासक या काकड़ी कहा जाता था। प्रमुख बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं। ताम्रलिप्ति, बंगाल के तट पर स्थित दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, जावा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध। ताम्रलिप्ति जो थी बंगाल के तट पर स्थित थी, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका या जावा से व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। भृगु कच्छ या भरूच बंदरगाह, गुजरात में नर्मदा के मुहाने प्रसिद्ध था। पश्चिमी देशों यूनान, रोम, मिस्र से व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है। मुजीरिस, केरल मालाबार तट पर स्थित था, जो मुख्य रूप से मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विख्यात था। ठीक है। 3 बंदरगाह थे, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक स्थिति, समाज का विभाजन, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कर्म और व्यवसाय के आधार पर 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर या पशुपालक, चौथा कारीगर या शिल्पी, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक, 7वां सभासद। ठीक है ना। दास व विवाह, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास और 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिलाओं को रूपजीवा कहा जाता था। इस लाइन को भी याद कर लीजिएगा। स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा से जो महिलाएं थी वेश्यावृत्ति को अपनाती थी, उन्हें रूपजीवा कहा जाता था। मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति, वास्तुकला, मौर्य काल में पहली बार बड़े पैमाने पर काष्ठ लकड़ी के स्थान पर पत्थरों, चुनार के बलुआ पत्थर का उत्कृष्ट प्रयोग प्रारंभ हुआ। सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष मौर्य स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। ठीक है। सारनाथ का शीर्ष स्तंभ जो है ये मौर्य स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। ठीक है। लकड़ी की जगह पे मौर्य काल में ही पहली बार लकड़ी की जगह पे क्या पत्थरों, चुनार के बलुआ पत्थरों का उत्कृष्ट प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना। गुफा निर्माण, सम्राट अशोक ने जीवक
सन्यासियों के निवास के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण करवाया। देख लेते हैं कौन कौन से। कर कर चौपड़ी, चौपड़ या कर चौपड़ी बोलते हैं, सुदामा, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफा, ठीक है ना। ये 4 जो थे गुफा निर्माण कराए गए थे किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित इस विख्यात बौद्ध स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसे वर्ष 1989 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा, 1989 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सांची के स्तूप को शामिल किया गया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। मृदभांड, इस काल के विशिष्ट बर्तन उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। काली पालिश वाले मृदभांड के नाम से जाने जाते हैं। साम्राज्य के अंत के बारे में देख लेते हैं कैसे हुआ। मौर्य वंश का शासन कुल 137 वर्षों तक बना रहा। समय के साथ अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हुआ। इस महान वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ के ही ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक सैन्य निरीक्षण के दौरान उसकी हत्या कर दी और मगध के सिंहासन पर एक नए वंश शुंग वंश की ऐतिहासिक नींव डाली। किसने हत्या कर दी? पुष्यमति शुंग ने कर दी, ठीक है। किसकी? बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की जगह पे नए वंश शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो इस तरह मौर्य वंश का अंत हुआ, ठीक है ना। और मौर्य वंश यही था। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, सब कवर करा दिए गए हैं। तो एक बार PDF आप लोग अपने फ़ोन में ओपन करके टेलीग्राम से जुड़ के, ठीक है, अपने फ़ोन में ओपन करके देख लीजिएगा और पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा। ऊपर जो लिंक दिया गया इससे हमारे यूट्यूब जो भाटिया क्लासेस लिखा गया है इस पर क्लिक करके आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, इस पर क्लिक करके, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। नीचे जो देखिए लिंक दिए गए हैं, ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, नीचे यूट्यूब का लिंक है। यहाँ से क्लिक करके आप लोग जो सबसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और लोगों को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। चलिए, धन्यवाद।